हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक है, सभी बच्चों को सबसे पहले नमस्कार। ठीक है, आज हम जो सेशन पढ़ने वाले हैं वो है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में आज हम कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मैकेनिक्स का। ठीक है, ये बहुत जगह हमारे पास यूजफुल है। ठीक है, बहुत जगह हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन को, जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम जब सोल्व कर रहे होते हैं, जब हमें इनकी जरूरत पड़ती है। मैकेनिक्स बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली दो जो यूनिट है मैं आपके साथ डील करूंगा, एक तो मैकेनिक्स और एक हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो सबसे पहले जब हम जिस यूनिट की हम चर्चा कर रहे हैं आईआईटी जैम को आईआईटी जैम एग्जाम को दिमाग में रखते हुए, दैट इज द कंस्ट्रेंट मोशन। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, वो है कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन से डायरेक्ट कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम के अंदर। तो क्वेश्चन कहां से आता है? जहां पर वो क्वेश्चन बनता है, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम बात करते हैं, या कहीं वर्क पावर एनर्जी में हम कहीं यूज करते हैं, यानी जो ये टॉपिक है कंस्टेंट मोशन, जहां से क्वेश्चन आता है वहां पर इसका यूज हो जाता है। यानी बहुत जगह हमें इस कंस्टेंट मोशन का यूज देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। बेसिकली मैकेनिक्स में आज का पहला टॉपिक हमारा वो है कंस्टेंट मोशन। ठीक है, आज हम कंस्टेंट मोशन की बात करेंगे कि कंस्टेंट मोशन होता क्या है। ठीक है, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज बेसिकली हमारा टॉपिक यही है, ज्यादा लंबा सेशन नहीं जाएगा, आज छोटा ही रहेगा, क्योंकि बेसिकली हमें कंस्टेंट मोशन के बारे में जानना है कि कंस्टेंट मोशन क्या होता है। ठीक है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन भी देखेंगे, और जो टेक्निक है इसको सोल्व करने की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम में, वो हम क्वेश्चन के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहां से? कंस्टेंट मोशन से। कहां से मेरे प्यारे बच्चों? कंस्टेंट मोशन से, कि कंस्टेंट मोशन होता क्या है। ठीक है, लिमिट टू लिमिट लिमिट टू मोशन लिमिट टू मोशन सिंपल भाषा में लिखूं तो लिमिट टू मोशन इज नोन एज कंस्टेंट मोशन। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? कंस्टेंट मोशन कहेंगे। जब भी किसी मोशन पर हम लिमिटेशन लगा दे, लिमिट टू मोशन, ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के मोशन पर हमने क्या लगा दी मेरे प्यारे बच्चों? लिमिटेशन लगा दी। जब भी ऑब्जेक्ट के मोशन पर हम लिमिटेशन लगा दे, उसकी ट्रेजेक्टरी पर लिमिटेशन लगा दे, हम कहें कि ये ऑब्जेक्ट केवल इस पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा, या ये ऑब्जेक्ट जो है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फॉलो करेगा। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन पर लिमिटेशन अप्लाई कर दे, और जो वो लिमिटेशन हमने अप्लाई करी है उसी को हम कंस्ट्रेंट कहते हैं, उस मोशन को हम कंस्ट्रेंट मोशन कहेंगे। अब लिमिटेशन अप्लाई करना किसी ऑब्जेक्ट के मोशन पर, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं कंस्टेंट मोशन क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक मधुमक्खी है, मधुमक्खी, ठीक है, आपने देखा है, और मधुमक्खी जंगल के अंदर। अब मधुमक्खी का मन कहे वहीं जा सकती है, मधुमक्खी कहीं भी उड़ सकती है, मधुमक्खी एक्स एक्सिस के अलोंग जा सकती है, वाई एक्सिस के अलोंग जा सकती है, जहां उसका मन करे वो कहीं जा सकती है। यानी यानी अगर मैं बात करूं किसकी? मधुमक्खी की बात करूं, ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, और ये है ओरिजिन, और हमने क्या ले ली? एक मधुमक्खी ले ली। ठीक है, ये हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये हमारे पास क्या है? मधुमक्खी है, बी है। ठीक है, और ये अपनी मर्जी की मालिक है, ये कहीं भी आ जा सकती है, कहीं भी आ जा सकती है, ये कहीं भी मूव कर सकती है, ये एक्स एक्सिस में जा सकती है, इसका मन करा फूल पर बैठने का, फूल पर बैठी, इसका मन करा पेड़ की चोटी पर बैठने का, वहां बैठी, इसका मन करा, ठीक है, पर्वत पर बैठने का, वहां बैठी। ये फ्री है, ये फ्री है। तो अगर मैं इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं, किसकी बात करूं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी होगी भाई? अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। यानी इसके मोशन को डिफाइन करने के लिए 3 वेरिएबल, क्योंकि हम जनरलाइज डेली लाइफ में, ठीक है, जो हम बात करते हैं, जो भी प्रॉब्लम हम देखते हैं अर्थ पर, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, वो 3 डायमेंशन में ही देख सकता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो कैपेबल है वो 3 डायमेंशन है। इसलिए हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन को डिफाइन करते हैं तो 3 वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि हम 3 डायमेंशन में देख पाते हैं। तो इसलिए हम कैसे वेरिएबल लेते हैं? 3 वेरिएबल लेते हैं। तो आप समझ रहे हो? तो ये इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। और ये क्या है? फ्री है। तो क्या इसके मोशन को हम कंस्टेंट मोशन कहेंगे? इसके मोशन को हम कंस्टेंट मोशन नहीं बोलेंगे। इसका मोशन क्या कंस्टेंट मोशन है? नहीं, इसका मोशन कंस्टेंट मोशन नहीं है। तो किस मोशन को हम कंस्टेंट कहेंगे? जब भी ऑब्जेक्ट के मोशन पर हम लिमिटेशन अप्लाई कर दें,
उस प्रकार के मोशन को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट मोशन कहेंगे। एग्जांपल, एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास पोल है और इनके बीच में एक रस्सी बंधी हुई है। अक्सर आपने घर में कपड़े आप धोते हैं, कपड़ों को सुखाते हैं तो एक रस्सी पे डालते हैं, तो एक रस्सी है। मैंने एक छोटी सी चींटी ली और चींटी मैंने उठाकर यहां रख दी, और यहां पर क्या है, ये छोटी सी चींटी है। और चींटी जो, अब ये क्या है, पोल्स है और ये क्या है, रोप है। अब मेरे को एक बात बताओ, जो जो चींटी है वो किधर मूव कर सकती है? या तो चींटी इस डायरेक्शन में जाएगी या केवल इस डायरेक्शन में जाएगी। यानी चींटी का मोशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया। और मान लो इस डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस डिफाइन कर देते हैं, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट इज द ओरिजिन, और ये हमारे पास क्या होगी, वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो ये चींटी है केवल किधर जा सकती है, एक्स एक्सिस के लूंगी, या तो ऐसे जा सकती है या फिर ऐसे जा सकती है। इसका मोशन वन डायमेंशनल हुआ। इसका मोशन कैसा हुआ, वन डायमेंशनल। अब इसके मोशन पे हमने क्या लगा दी, लिमिटेशन, कि केवल और केवल, लिमिटेशन का मतलब इसका मोशन ये कहीं भी नहीं जा सकती, केवल एक्स एक्सिस के लूंगी, या तो ऐसे मूव करेगी या फिर ऐसे मूव करेगी, केवल या तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी या ऐसे होगी। तो हमने इसके मोशन पर क्या लगाई, लिमिटेशन। जो हमने इसके मोशन पर ये लिमिटेशन लगाई है, जो हमने इसके मोशन पर लिमिटेशन लगाई है, उसी को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन। उसी को हम क्या कहते हैं, कंस्टेंट मोशन। इसके मोशन को हम क्या कहेंगे, कंस्टेंट मोशन। क्योंकि ये जो चींटी है ये ना तो वाई के अलोंग जा सकती ना जेड के अलोंग जा सकती। अगर मैं इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो कितना है, केवल 1, यानी केवल ये एक एक्सिस के अलोंग मूव कर सकती है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। तो हमने इसके मोशन पर क्या लगाई, लिमिटेशन। तो हमने इसके मोशन पर ये लिमिटेशन लगाई, इसी को हम क्या कहते हैं, कंस्टेंट मोशन। इसी को हम क्या कहते हैं, कंस्टेंट मोशन, दैट इज द कंस्टेंट मोशन। इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0, z कोऑर्डिनेट हमेशा 0। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 1, यानी केवल एक एक्सिस के अंदर एक वेरिएबल चाहिए उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए। यहां पर ये फ्री है, कहीं भी आ जा सकती है भाई, तो कहीं भी आ जा सकती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 3। ये फ्री है, कहीं कहीं भी अपने मन के मालिक। लेकिन क्या ये अपने मन की मालिक है, चींटी नहीं है भाई। केवल एक्स एक्सिस को इसको बांध दिया गया, केवल ऐसे ही मूव करेगा। जैसे आप स्टूडेंट हो, क्या आप अपने मन के मालिक हो, नहीं हो। आपके माता पिता ने आपके मोशन पर क्या लगा रखी है, लिमिटेशन लगा रखी है। आप कॉलेज जाते हो, सुबह उठकर कॉलेज से घर आते हो, या फिर बीच में कभी मार्केट जाना है तो मार्केट, आपका एक रूट है, वो फिक्स है। आपका मोशन कैसा हुआ, कंस्टेंट मोशन। हम कब आपको कहेंगे कि आपका मोशन आपका मन क्या आज भाई कॉलेज नहीं जाना, कॉलेज नहीं गए। आपका मन क्या आज लद्दाख निकल के लद्दाख घूम के आ रहे हैं। आपका मन क्या आज हिमालय जा रहे हैं, हिमालय जा रहे हैं भाई सब घूम फिर के आ रहे हैं। आपका मन क्या साउथ इंडिया देख रहे हैं भाई सब, केरला में घूम रहे हैं, समुद्र किनारे भाई सब नजारे ले रहे हैं। तो आपका मोशन कैसा हुआ, आपके क्या मोशन पर लिमिटेशन है, नहीं है, तो आपका मोशन क्या कंस्टेंट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। कंस्टेंट मोशन का मतलब जब भी ऑब्जेक्ट के मोशन पर हम लिमिटेशन लगा दे, यानी हम कह दे कि आप इस दायरे के अंदर ही घूमेंगे, आप इस तरीके से ही घूम सकते हैं, तो वो जो मोशन होगा, जो हमने वो लिमिटेशन अप्लाई करी उसके मोशन पर, उस मोशन को हम कंस्टेंट मोशन कहते हैं, दैट इज द कंस्टेंट मोशन। तो अक्सर जब भी हम मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑब्जेक्ट का मोशन कांस्टेंट टाइप का रहेगा। जैसे आपने ये पुली देखी होगी, ये पुली देखी होगी, ये पुली है और यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास m है, एक और ब्लॉक है जिसका मास हमारे पास, ये हमारे पास हमने दो पुली ली भाई, ये हमने कैसी ली, दो पुली ली। ठीक है, एक ये पुली जा रही है हमारे पास, एक ये पुली जा रही है जिसका मास कितना है m1, एक दूसरी पुली ये रही, सॉरी एक पुली है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1, इसका ऑब्जेक्ट का मास m2। m2 क्या है, ग्रेटर देन है m1 से, तो m2 ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, नीचे। मान लो v1 वेलोसिटी से जाएगा, तो ये m1 ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, ऊपर। इस m2 ऑब्जेक्ट केवल केवल ऐसे मूव कर सकता है, तो इसका मोशन कैसा होगा, कंस्टेंट। ये m1 ऑब्जेक्ट केवल या तो ऐसे जा सकता है या ऐसे जा सकता है, डिपेंड करता है भाई मास क्या है। अगर मास हमारे पास m2 बड़ा है तो ये किधर जा सकता है, केवल ऊपर, तो इसका मोशन कैसा होगा, कंस्टेंट। तो ये कंस्टेंट मोशन है। अब ये कंस्टेंट मोशन है तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के मोशन को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। ये जो कंस्टेंट है इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में दे सकता हूं। समझ में आई बात। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्टेंट मोशन बोलते हैं। और जो कंस्टेंट मोशन होता है तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा। ये मान लो v2 ऑब्जेक्ट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है और ये v1 से आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन होगा, v1 v2 के बराबर होगा नेगेटिव के साथ। ये एक कंस्टेंट मोशन है
और इसको हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। जब भी हमारे पास कांस्टेंट मोशन होता हो तो उसके इक्वेशन की फॉर्म में लाते हैं, समझ में आई बात। तो ये कांस्टेंट, ये जो इक्वेशन आई है ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यही मैं आपको समझाने वाला हूं अलग अलग सिस्टम के लिए कांस्टेंट मोशन में। जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तब आप देखेंगे कि जो एक कांस्टेंट मोशन है ये दो प्रकार का होता है, एक बोलते हैं होलोनोमिक, एक बोलते हैं नॉन होलोनोमिक। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, होलोनोमिक किसे बोला जाता है, नॉन होलोनोमिक किसे बोला जाता है, ना तो आपके काम का है ना आपके पेपर में आने वाला है। तो ये हम जब एमएससी कर रहे होते हैं, जब हम मैकेनिक्स शुरू करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, जब हम एमएससी के अंदर हमारे सामने जब चैप्टर आता है या हमारे पास सब्जेक्ट आता है क्लासिकल मैकेनिक्स, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, कंस्टेंट मोशन से हम सारी बात करते हैं और हम यहीं से डिफाइन करना शुरू करते हैं कि कंस्टेंट मोशन दो प्रकार का होता है, होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक। फिर वहां हम आगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, फिर आगे हम धीरे धीरे और भी चीजों को, बहुत सारी चीजों को डिफाइन करते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला तो हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, सीधा हम ये समझेंगे कंस्टेंट मोशन का मतलब क्या होता है और हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो जितने हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर होंगी, ठीक है, जो पॉसिबल कंडीशन बन सकती है, वो सब मैं आपको आज करवाने वाला, कि हम कैसे रिलेशन निकालेंगे दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बीच में, कैसे रिलेशन निकालेंगे दो ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के बीच में, हम कैसे कैसे रिलेशन निकालेंगे, ये सब आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जानना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट मोशन का बहुत ज्यादा यूज होता है आगे चलकर, जब हम आगे पढ़ रहे होते हैं मैकेनिक्स में, जब हम आगे चल रहे होते हैं। तो क्यों ना इसी टॉपिक को आज पढ़ा जाए, समझा जाए और इसको एग्जाम्पल के द्वारा जाना जाए। तो हमने कांस्टेंट मोशन को जाना, अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये जो रिलेशन है इनको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है भाई, ठीक है, आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहा। ठीक है ना। हमारे पास क्या है, ओगी की कार है, एक कार यहां रखी है, एक कार यहां रखी है। बचपन से हम कार्टून देखते आए हैं भाई, है ना। तो हमारे पास क्या है, ओगी की कार है और ये हमारे पास क्या है भाई साहब, ये एक पुली है, दैट इज द पुली। क्लियर है। यहां पर हमारे पास क्या है, ओगी की ये रही कार। ठीक है, ये ओगी की कार है। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, एक ओगी की कार ये रही भाई हमारे पास। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ओगी बैठा हुआ है इसके अंदर और इन दोनों कार को हमने एक रस्सी से अटैच कर दिया। किससे अटैच कर दिया, एक रस्सी से। किससे अटैच कर दिया भाई, हमने एक रस्सी से अटैच कर दिया दोनों को। ठीक है, और जो ये वाली कार है ये ए कार है और ये बी कार है। ए कार हमारे पास कितनी रफ्तार से जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ए कार कितने जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड से। और ये कितना एंगल है, ये हमारे पास 37 है। आपको बी कार की वेलोसिटी बतानी है। फाइंड आउट स्पीड ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यानी मैं ग्राउंड से जब मैं ग्राउंड से खड़ा होकर ए कार और बी कार को देख रहा हूं, तो जो बी कार है मेरे को कितनी रफ्तार से चलती हुई दिखाई देगी, यानी इसकी वेलोसिटी आपको बतानी है कि इस बी कार की वेलोसिटी क्या होगी। बताओ भाई, इस बी कार की वेलोसिटी क्या होगी, आपको वो कैलकुलेट करनी है। इसका सॉल्यूशन देखो भाई, अब ध्यान से देखना। रस्सी के अंदर एक खास बात है, रस्सी के अंदर एक खास बात है। बड़ा ही सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, इससे पहले इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम यहां पर। ठीक है, इस एग्जांपल से और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, मान लो मेरे पास यहां पर एक कार है भाई, ओगी की। ठीक है, यहां पर भी एक कार है, क्या है भाई, ओगी की ये कार है। ठीक है, इन कार को मैंने किससे अटैच कर दिया भाई, मैंने रस्सी से अटैच कर दिया। ठीक है, ये सरफेस है, ये हमारे पास क्या है, सरफेस है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये लो भाई, ये हमारे पास कार थी। ठीक है, ए कार ये थी, ये थी। ठीक है, ए कार और ये बी कार। ध्यान से देखिएगा, ए और बी कार हीलिंग। ठीक है, ये कितने जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड से रफ्तार दे रखी है। और इसको हमने किससे अटैच कर रखा है, एक रस्सी से अटैच कर रखा है। ये देखिए, हमने किससे अटैच कर रखा है, एक रस्सी से। तो ए कार की रफ्तार क्या होगी, ए कार की रफ्तार क्या होगी,
ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा है। मेरे को एक बात बताओ, बी कार की जितनी वेलोसिटी है ये इसके साथ अटैच है, तो ये जो रस्सी ली है, इस रस्सी को देखो, इस पॉइंट की भी वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे को बताओ इस रस्सी में हर पॉइंट, यानी इस पॉइंट की भी वेलोसिटी क्या होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी भी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी भी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। यानी इस पॉइंट की भी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। यानी इस पॉइंट की भी कितनी होगी रफ्तार, सेम रफ्तार होगी। रस्सी के लॉन्ग वेलोसिटी जो है सेम रहेगी, कितनी रहेगी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि इस पॉइंट की वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी, बताओ, जितनी ए की है उतनी ही इसकी है। और इसकी ए है तो इसको हमने क्या बोल दिया, वी ए। ये हमारे पास क्या है, वी ए, और ये हमारे पास क्या है, वी। और दोनों के वेलोसिटी क्या होगी, सेम। तो रस्सी के अंदर वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो यहां पर क्या होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों की रफ्तार क्या होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। यहां से क्लियर है, ठीक है। सेम कहानी यहां पर होगी, सेम कहानी हम यहां पर लेंगे। यहां पर ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस पॉइंट पर भी यही रहेगी, इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी क्या रहेगी, यही रहेगी। अगर मैं इस बात की करूं तो इस पर भी क्या रहेगी हमारे पास, बताओ, शाबाश, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाले पॉइंट की भी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 20 मीटर पर सेकेंड। और ध्यान से देखना, जो ये रस्सी हम ले रहे हैं ये इनएक्सटेंसिबल है। ये रस्सी कैसी है, इनएक्सटेंसिबल। इस रस्सी की लेंथ नहीं बढ़ सकती, चाहे कितना ही खींच लो, इनएक्सटेंसिबल रस्सी है। तो ये यानी जितनी रफ्तार इसकी है उतनी ही रफ्तार इस पॉइंट की रहेगी। रस्सी का लॉन्ग वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो मेरे को एक बात बताओ, ये कार जो है वीबी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से, वीबी इज इक्वल टू, यहां से देखो, वीबी कोस 37 किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। अरे भाई, ये बी ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है ना, वी ऑब्जेक्ट जा किधर है, इधर जा, ठीक है। तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट, क्योंकि रस्सी के लॉन्ग वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती ना, तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इसके बराबर होगा। तो यानी वीबी कोस 37, इस वीबी का एक कंपोनेंट वीबी कोस 37 किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। और वीबी कोस 37 कितना होता है हमारे पास, बताओ भाई, ठीक है। याद रखना, इस बात को बहुत जगह यूज करूंगा। कोस 37 होता है हमारे पास 4/5, साइन 37 हमारे पास होता है 3/5, ठीक है। और कुछ टर्म और भी हैं जो मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है भाई। साइन 53 ये हमारे पास होता है 4/5, कोस 53 ये हमारे पास होता है 3/5, ये याद रखिएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कोस 37 4/5 इज इक्वल टू, ये आ गया 20। तो ये कट गया, तो वीबी की वैल्यू कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास यहाँ पर जो ओगी की कार है वो कितनी रफ्तार से चल रही है, वो चल रही है 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आ गया। सेम हम एक्सेलरेशन के बीच में निकाल सकते हैं, सेम है, सेम है, बदल, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में बदलता नहीं है, सेम रिजल्ट आता है। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं सेम तरीके से, ठीक है। आप समझ में आई, अगर वेलोसिटी लिख सकते हो तो एक्सेलरेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो जैसे एग्जांपल ले लो, एक्सेलरेशन के लिए ले लो। अब सीधा सीधा बता देते हैं, जैसे ये हमारे पास ओगी की कार है भाई, ठीक है, ये रही ओगी की कार, ये यहां रखी हुई है। यहां पर हमारे पास क्या है, ये है पुली, ये क्या है, पुली, ठीक है। यहां पर रही ओगी की कार, ठीक है, ये रही, ये रही, ठीक है। ये हमारे पास ए कार थी और ये बी है, ठीक है। रस्सी से ऐसे अटैच है भाई, ऐसे अटैच है, ठीक है, ऐसे अटैच। ये कितनी वेलोसिटी जा रहा है, वीबी से। ये एंगल कितना है, 37, ठीक है। मान लो ये एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास, वीबी, इस एक्सेलरेशन जा रहा है। और इसके अंदर एक्सेलरेशन दे रखा है ए, कितना दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ए का एक्सेलरेशन दे रखा है, और आपसे बी का एक्सेलरेशन पूछ ले, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए बी। तो कैसे निकालेंगे, सेम तरीका भाई, ये सेम तरीका। इस इस कार में जितना एक्सेलरेशन है उस उतना एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर होगा, उतना ही एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर होगा, उतना ही एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर होगा। तो यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो रहेगी हमारे पास, ये रहेगी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब जो बी है उसका एक कंपोनेंट, यानी ए बी कोस 37 किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। तो ए बी कोस 37 यानी 4/5 यानी 20। तो ए बी की वैल्यू फिर से कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकेंड। तो कितने एक्सेलरेशन से चलेगा, इतने एक्सेलरेशन से चलेगा। तो जैसे हम वेलोसिटी का रिलेशन निकालते हैं, सिमिलर तरीके से हम एक्सेलरेशन का निकाल सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए था। एक्सेलरेशन इसलिए लिया क्योंकि मैं बार बार एग्जांपल लूंगा वेलोसिटी का, तो आप समझ जाना कि हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं।
ठीक है, क्लियर है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, धीरे धीरे हम समझते हुए चलेंगे, और वो भी एग्जांपल की सहायता से। हमारे पास दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी ये है भाई, ये रही ओगी की कार, एक गाड़ी हमारे पास ये रही फिर से भाई, ठीक है, ये रही ओगी की कार, और हमारे पास ये एक पुली है। क्या है? ये एक पुली, ठीक है भाई। इस पुली को हमने इस तरीके से अटैच कर रखा है, इस पुली को हमने ऐसे अटैच कर रखा है, ऐसे रस्सी से, ऐसे, ठीक है, ऐसे। या फिर हम इसको क्या ले लेते हैं, ब्लॉक ले लेते हैं भाई, गाड़ी ना लेके ब्लॉक ले लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, ये रहा, बात वही है, एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ठीक है। और हमने इसको किससे अटैच कर रखा है? रस्सी से अटैच कर रखा है। इस पुली के ऊपर से ऐसे रस्सी जा रही है। बस आगे बना देते हैं ना इस तरीके से, ये है बी, ऐसे ये अटैच। अब हमारे पास ए ए है। अब ये हमारे पास कितने से जा रही है? मान लेते हैं ये वेलोसिटी दे रखी है कि कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, और आपको निकालनी क्या है? बी की वेलोसिटी बताओ क्या होगी। आपको बी की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने आपको क्या बताया, रस्सी के अलोंग जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखना भाई, है ना, ध्यान से देखना, है ना, ये एंगल हमें दे रखा है, ये वाला एंगल, इसके अंदर एक एंगल हमें गिवन है, ठीक है। ये एंगल जो है ये है हमारे पास 30 डिग्री, और ये जो एंगल है ये हमारे पास 53 डिग्री। ये एंगल हमें गिवन है ऐसे, क्योंकि जब तक अगर ये एंगल नहीं देगा तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, डाटा क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो ये एंगल हमें दे रखा है। अब आपसे वीबी की वेलोसिटी पूछे तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं भाई? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। ए पॉइंट की वेलोसिटी ये, तो इस पॉइंट में अब देखो जरा, अब मैं ये रस्सी बना रहा हूं, इस रस्सी को ध्यान से देखिएगा, ये रस्सी हमारे पास ऐसे है, ये रस्सी हमारे पास ऐसे है, ठीक है, ये रस्सी हमारे पास ऐसे, ये रही। तो ये क्या है? वीबी, और ये डायरेक्शन किसकी है? वीए, ठीक है भाई। और हमें एंगल क्या दे रखा है? ये एंगल कितना है भाई? 37, ठीक है। ये एंगल हमारे पास कितना है? 37। तो मेरे को एक बात बताओ, ये एंगल कितना बन जाएगा यहां पर? ये एंगल, ये क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल 37, ठीक है। रस्सी के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज नहीं होता, तो रस्सी के अलोंग वेलोसिटी निकालो, तो इस वे का एक कंपोनेंट इधर करो, तो ये क्या बनेगा? वी ए कोस 37। अब जो रस्सी के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट है वो नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा। तो यहां पर ये कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया वी ए कोस 37, और ये एंगल कितना दे रखा है? 53। तो रस्सी, ये बी पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये वीबी इधर जा रहा है, तो इस वीबी का एक कंपोनेंट किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर लिख सकते हैं वीबी कोस 53 इज इक्वल टू वी ए साइन, सॉरी, वी ए कोस 37। क्या आ गया? तो वीबी निकालना है, कोस 53 हमारे पास होता है 3/5, वी ए कितना है हमारे पास? 20 दे रखा है, क्या दे रखा है हमने? 10। वी ए कितना है? 10, तो आ गया 10, ये आ गया 3/5, कोस यानी 4/5, 5 से 5 कट गया, वीबी की वैल्यू कितनी आ गई? 40/3 मीटर पर सेकेंड, यानी इतनी रफ्तार से ये चलेगा। तो रस्सी के अलोंग जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो नहीं बदलेगा, तो इसका रस्सी के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट निकाला, ठीक है। तो इस वीबी का भी तो इतना ही होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी इधर जा रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट जितना वी ए कोस 37 है उतना ही इसके बराबर होगा, इसका वीबी कोस 53, ठीक है, वो नहीं बदलने वाला। तो ये हमारे पास किसकी बात है? कांस्टेंट मोशन की बात है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन अब पुली के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम किसके लिए लेते हैं? पुली के लिए, ठीक है। एनएलएम में बहुत ज्यादा काम आता है हमारे पास। जैसे जैसे पहला एग्जांपल, ये हमारे पास पुली, ये हमारे पास क्या है? पुली। और ध्यान से देखिएगा, ये पुली है और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? m1, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हमने ये ले लिया जिसका मास कितना है? m2, क्लियर है ना। अब हमारे पास m1 जो है वो नीचे जा रहा है v1 वेलोसिटी से। अब मेरे को दिख रहा है कि अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये कितने जाएगा? v2 से। तो v1 और v2 के बीच में रिलेशन क्या होगा?
जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हो, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2, फाइंड आउट रिलेशन, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2, V1 और V2 के बीच में रिलेशन बताओ क्या होगा। बड़ा ही सिंपल से, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको डॉट मेथड के बारे में सोचना। किसके बारे में? जब भी पुली आ जाए और ऐसे क्वेश्चन हो तो डॉट मेथड के बारे में सोचेंगे। जो रस्सी है जहां जहां अटैच है वहां पर एक डॉट बनाओ, सीखो डॉट मेथड बड़े आराम से सीखना। जहां जहां रस्सी अटैच है वहां डॉट बनाओ। एक डॉट यहां अटैच है, एक डॉट यहां, रस्सी यहां अटैच है पुली के साथ, एक डॉट यहां अटैच है, एक डॉट यहां अटैच है। पहले कितने डॉट बने? 4। जहां जहां रस्सी और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन यही बन रहा है, पुली और क्या कहते हैं रस्सी यहीं से अलग होना स्टार्ट हो रही है ना, ये डॉट वही है, यानी रस्सी और ऑब्जेक्ट यहीं से अलग होना स्टार्ट हो रहे हैं ना, एक तरीके से जो जुड़ रहे हैं ज्वाइंट, पुली और इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट दिख रही है, तो यानी डॉट। जहां जहां हमें ऑब्जेक्ट के बीच में अटैच होता है, जहां पर इनिशियली यहां पर यही है अटैचमेंट है ना, तो वहां वहां हमने क्या बना दिया? डॉट, डॉट बन गए। अब आपको ये देखना है, अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखना। अब पुली तो फिक्स है, पुली क्या मूव कर रही है? नहीं मूव कर रही, पुली हमारे पास फिक्स है। अब ये डॉट और ये डॉट, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट किधर माना? नीचे जा रहा है, तो लेंथ इंक्रीज होगी डिक्रीज? इंक्रीज होगी, यानी इस रस्सी की लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम कैसा लिखेंगे? पॉजिटिव। जब भी लेंथ इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव लिखेंगे। ये लो, अब ये डॉट लो, क्या ये ऊपर जा रहा है? नहीं। क्या ये नीचे जा रहा है? नहीं। ये तो रेस्ट पर है, रेस्ट पर है तो जीरो, रेस्ट पर है तो जीरो। अब अगला डॉट लो, इन दो डॉट के बीच में, ये डॉट क्या है? ऊपर जा रहा है? नहीं। क्या नीचे जा रहा है? नहीं। रेस्ट पर है, रेस्ट पर है तो जीरो। अब इस डॉट को देखो, क्या ये ऊपर जा रहा है? बिल्कुल। ये लेंथ को क्या कर रहा है? रिड्यूस, लेंथ को रिड्यूस कर रहा है, तो क्या आएगी? नेगेटिव -v2। किसके बराबर हो गया? जीरो। तो हमारे पास क्या आया? v1 इजिकल टू v2, यानी कि जितनी वेलोसिटी से m1 ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा उतनी वेलोसिटी से m2 ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा। यही कंस्टेंट मोशन है हमारे, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यही है कंस्टेंट मोशन, दैट इज कंस्टेंट मोशन। ये बहुत यूज होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, अक्सर बच्चों को नहीं पता होता कंस्टेंट मोशन के बारे में। जब वो एनएलएम में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन या फ्रिक्शन में प्रॉब्लम करते हैं तो वो फंस जाते हैं, उनसे सोल्व नहीं होता, या फिर इस टेक्निक का कहीं आगे यूज होता है तो वहां पर वो अटक जाते हैं। आप समझ रहे हो? दैट इज द कंस्टेंट मोशन। जब भी हमने किसी ऑब्जेक्ट के मोशन पर लिमिटेशन लगाई ना, उस लिमिटेशन को हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख पाते हैं। ठीक है, दैट इज कंस्टेंट मोशन। ये हमारे पास एक कंस्टेंट मोशन है। उम्मीद कर रहा हूं कंस्टेंट मोशन, यानी लेंथ इंक्रीज होगी, दो डॉट के बीच में अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव, अगर लेंथ डिक्रीज होगी तो नेगेटिव। अगर लेंथ यानी जो पॉइंट है ना तो वो लेंथ को बढ़ा रहा ना घटा रहा तो जीरो। अब देखो इस वाले डॉट को लेंथ क्या कर रहा है? इंक्रीज, क्योंकि ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? नीचे, तो लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज, तो क्या आएगा? पॉजिटिव, v1 पॉजिटिव। ये लेंथ क्या कर रहा है? ध्यान से देखो, ये तो यही है ना, तो बढ़ रहा है ना घट रही है, तो यही है, फिक्स है तो जीरो। अब इस डॉट को देखो, इन दोनों के बीच में ये यही है तो जीरो। ये किधर जा रहा है? ऊपर। लेंथ को क्या कर रहा है? घटा रहा है, तो लेंथ को घटा रहा है तो कैसा आएगा? नेगेटिव। यानी जितनी वेलोसिटी से ये हमारे पास नीचे आ रहा है उतनी से ही ऊपर जा रहा है। ये हमारे पास एक रिलेशन है। क्लियर है आपको ये बात समझ में? अब देखो सेम क्वेश्चन को, बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है इसलिए सेम क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए है ना, और कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखना, ये हमारे पास पुली थी, सेम क्वेश्चन, साइन को लेके थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो सेम क्वेश्चन। ये हमारे पास क्या था? हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट है m1 और ये है m2। मैंने मान लिया कि m1 नीचे आ रहा है, हमने मान लिया v1 से, और हमने मान लिया कि v2 भी नीचे आ रहा है। हमें नहीं पता, कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी जहां हमें नहीं पता होगा कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में जा कहां रहा है, तो हमने यहां पर भी मान लिया कि m1 जो है वो नीचे आ रहा है, m2 जो है वो नीचे आ रहा है, लेकिन ये पॉसिबल केस नहीं है, लेकिन फिर भी हमने मान लिया। अब हम डॉट मेथड लगाते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल लेके, क्या लगाएंगे? डॉट मेथड। अब इन दोनों को जो रस्सी अटैच कर रही है उस रस्सी को देखो, ये रही रस्सी, तो यहां ज्वाइंट है, यहां ज्वाइंट है, यहां ज्वाइंट है, यहां ज्वाइंट है। अब ये नीचे जा रहा है, लेंथ क्या कर रहा है? इंक्रीज, इंक्रीज कर रहा है, तो v1 क्या आएगा? पॉजिटिव। अब ये क्या है? जीरो, रेस्ट पर है ना तो जीरो। ये पुली पे डॉट क्या है? रेस्ट, पुली क्या है? रेस्ट पर, तो डॉट क्या है? रेस्ट पर, तो क्या आएगा? जीरो। अब इसको देखो, ये v2 ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? नीचे, तो लेंथ को क्या कर रहा है? इंक्रीज, तो क्या लिखूंगा? प्लस v2 इजिकल टू जीरो। तो हमारे पास v1 इजिकल टू माइनस ऑफ v2, यानी जिस डायरेक्शन में v1 जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में v2 है। अरे भाई इसको हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं भाई, v2 इजिकल टू माइनस ऑफ v1।
अगर V1 नीचे जा रहा है तो V2 कैसा है, ऊपर जा रहा है। नेगेटिव साइन डायरेक्शन रिवर्स बता रहे, V1 के सामने डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स। जब भी नेगेटिव आए, आप समझ में आएगा बात। अगर V1 नीचे जा रहा है तो माइनस V2 क्या है, माइनस V1, तो V2 किधर जाएगा, एक्चुअल में ये M2 ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, इधर जाएगा V2 से, डायरेक्शन उल्टी। जब भी नेगेटिव साइन आए तो समझ जाना डायरेक्शन हमने जो माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। कांस्टेंट मोशन जब भी हम लिख रहे होंगे तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारे पास जो पुली थी वो किस पर थी, रेस्ट पर, लेकिन इस बार जो पुली है वो रेस्ट पर नहीं है। जैसे ये पुली है, ठीक है, इस पुली के ऊपर से हमारे पास इस तरीके से ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये लो ऐसे, ये है M1 और ये है M2, ठीक है, और पुली कितनी वेलोसिटी जा रहा है, Vp से, और ये कितने जा रहा है, V1 वेलोसिटी से। अब M2 कितने जा रहा है भाई, ये हम मान लेते हैं कितनी वेलोसिटी से, V2 से, और ये कितने से जा रहा है हमें नहीं पता भाई, M1 ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, हमने मान लिया, चलो हमने मान लिया कि M1 कितने जा रहा है, नीचे से जा रहा है V1 से, हमने मान लिया। वैसे हमें नहीं पता एक्चुअल में क्या हो रहा है, लेकिन फिर हमने मान लिया कि दोनों ही नीचे जा रहे हैं। क्लियर है, हमें नहीं पता तो हमने मान लिया दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें रिलेशन लिखना है भाई, V1 V2 एंड Vp के बीच में फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2 एंड Vp इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है। हम रिलेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डॉट बनाओ, एक डॉट ये रहा, एक डॉट ये रहा, एक डॉट ये रहा, एक डॉट ये रहा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, डॉट मेथड लगा रहे हैं, किस पर लगा रहे हैं, ग्रीन रोप पर। डॉट मेथड किस पर, ग्रीन रोप पर, तो हम ग्रीन रोप पर डॉट मेथड लगाएंगे भाई। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो मेरे को एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, लेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो क्या लिखूंगा, पॉजिटिव, V2 पॉजिटिव। अब पुली किधर जा रही है, ऊपर, लेंथ भाई ये पुली जा रही है ना कितने से, Vp से, तो ये पॉइंट भी कितने जाएगा, Vp से, क्योंकि पुली के साथ अटैच है ना, तो पुली ऊपर जा रही है तो ये पॉइंट भी ऊपर जाएगा सेम वेलोसिटी से, तो ये लेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो प्लस Vp। अब इसको भी ले लो, ये भी कितना जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये भी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, प्लस Vp। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को ले लो, ये किधर जा रहा है, नीचे, लेंथ को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो प्लस V1 बराबर 0। तो हमारे पास आ गया 2Vp इज इक्वल टू माइनस V2 प्लस V1। ठीक है, Vp की वैल्यू आ गई यहाँ पे, V2 प्लस V1 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ गया। अगर हमने दोनों की नीचे की तरफ मानी तब, लेकिन एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, एक्चुअल में ये कोई ना कोई घटना हमें देखने को मिलेगी, है ना, जो केस होता है। तो लेकिन इसको और तरीके से करना हो तो मान लेते हैं कि V1 हमारा ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा, ये दोनों आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए भाई। डायरेक्शन का मतलब, ये डायरेक्शन नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। अब मान लो ये मान लेते हैं कि भाई ये हमारे पास नीचे जा रहा है, तो ये लेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो V2 पॉजिटिव, ताकि आपको क्लियर आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास ऊपर जा रहा है तो प्लस Vp, अगला डॉट भी हमारा ऊपर जा रहा है तो प्लस Vp, अगला डॉट हमारा क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है तो लेंथ को रिड्यूस कर रहा है, माइनस V1 बराबर 0। तो हमारे पास ये आ गया, क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ Vp इज इक्वल टू V1 माइनस V2। तो Vp की वैल्यू आ गई हमारे पास V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2। ये लो भाई, ये पुली की वैल्यू थी, आ गई पुली V1 और V2 के बीच। तो ऐसे हम यूज करते हैं। अब जरा एग्जाम्पल लेके हम सीधा जो ये टेक्निक सीखी है, सीधा इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। पहला ये रहा, एक पुली है इस तरीके से, यहाँ पर हमारे पास एक रस्सी ऐसे जा रही है, एक ऑब्जेक्ट अटैच है। ठीक है, मान लेते हैं 2 किलोग्राम का है। ठीक है, ये रस्सी हमारे पास दूसरे एंड से ऐसे चली, यहाँ पर एक पुली है। ठीक है भाई, क्लियर है, और ये हमारे पास ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ऐसे है, ये है सरफेस। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है 1 किलोग्राम, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कितना है, 1 किलोग्राम। ठीक है भाई, ठीक है, पुली कैसी है, मासलेस। हम जितनी भी पुली ले रहे हैं वो कैसी है, मासलेस,
मासलेस पुली है भाई, याद रखना हमेशा, मासलेस पुली, अभी जो एग्जांपल पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना? अब ध्यान से देखना भाई, अब हमें वेलोसिटी बतानी है भाई, ये नीचे जाएगा किसी न किसी वेलोसिटी से v1, तो ये हमारे पास ऊपर जाएगा, तो v1 और v2 के बीच में रिलेशन बता, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2, v1 और v2 के बीच में आपको रिलेशन बताना, तो बिल्कुल बता सकते हैं। दो रोप है अलग अलग, दो लो भाई, ये फर्स्ट रोप है और इसको हमने सेकंड रोप नाम दे दिया। अब पहली रोप लो, किसकी बात करेंगे? फर्स्ट रोप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट रोप, तो हम क्या लगाएंगे? डॉट मेथड, तो हम क्या लगाएंगे? डॉट मेथड। चलो भाई डॉट मेथड अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास डॉट डॉट क्या क्या दे रखे हैं? ये दे रखे हैं, एक डॉट ये रहा, एक डॉट ये रहा, एक डॉट ये रहा और एक डॉट ये रहा। अब ये कितनी वेलोसिटी से जाएगा हमें नहीं पता, देखो ये नीचे जाएगी, 2 किलोग्राम नीचे जाएगी, सीधी सी बात है, ये पुली ऊपर जाएगी, तो हम इसको वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी जाएगा ये पुली ऊपर, हमने मान लिया वीपी से ऊपर जाएगा ये पुली, ये पुली कितनी वेलोसिटी से? वीपी से ऊपर जाएगा। अब डॉट मेथड लगा दो पहले वाले रूप पे, लेंथ को क्या कर रहा है? ये इंक्रीज, तो v1 पॉजिटिव, ये क्या है? फिक्स, तो 0, ये पॉइंट ना लेंथ बढ़ा रहा ना घटा रहा, 0 फिक्स है। अब देखो ये पुली ऊपर चली कितने वेलोसिटी से? वीपी से, तो लेंथ क्या हुई? इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज, तो माइनस वीपी, तो माइनस वीपी इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास v1 किसके बराबर आ गया? वीपी के बराबर। v1 हमारे पास किसके बराबर आ गया? हमारे पास v1 किसके बराबर आ गया? वीपी, यानी जितनी वेलोसिटी से पुली ऊपर जा रही है, जितनी 2 kg जितनी वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, उतनी वेलोसिटी से हमारे पास जो पुली है वो ऊपर जा रही है। अब लो सेकंड रोप, अब सेकंड रोप पे लगा दो भाई, क्या लगाओ? डॉट मेथड, डॉट मेथड। इसको कैसे ड्राइव किया जाता है वो भी हमें पता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है जब हमारी, क्योंकि हमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व होनी चाहिए, तो हमें बस टेक्निक आनी चाहिए कैलकुलेट करने की। एक डॉट ये, एक डॉट ये, एक डॉट ये, एक डॉट ये। अब ये ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? ऊपर, तो लेंथ इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज, माइनस v2। फिर पुली को देखो, पुली किधर जा रहा है? ऊपर, लेंथ क्या हुई? इंक्रीज, प्लस वीपी। फिर पॉइंट को देखो, ये पुली किधर जा रहा है? ऊपर, लेंथ क्या हो रही? इंक्रीज, प्लस वीपी। अब इस डॉट को देखो, ये क्या है? फिक्स, तो क्या बन गई? 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास वीपी किसके बराबर आ गया? यहां से बताओ वीपी किसके बराबर आ गया? v2 के बराबर आ गया। 2vp किसके बराबर आ गया? v2 के बराबर, और vp क्या है हमारे पास? v1 के बराबर है, तो 2 टाइम्स ऑफ v1 किसके बराबर आ गया? v2 के बराबर। ये रहा वो रिलेशन। क्योंकि ये 2 kg है, 1 kg है, हमें पता था कि ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। अगर हमें ना आइडिया लगे कि एग्जैक्टली किधर मूव करेगा, मान लो ऐसा ना लगे, तो भाई नेगेटिव आ जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ऑटोमेटिक डाटा ऐसा हुआ। अरे भाई क्लियर है कि समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं इसके डायरेक्शन नीचे की तरफ ले लेता, मैं मान लेता कि ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, अगर ये भी नीचे की तरफ जा रहा है v2, अगर मैं ऐसा ले लेता तो क्या बन जाता? तो इसको दोबारा लिख लो भैया, ये आपको सिखा रहा हूं लिखने का तरीका। मेरे को नहीं पता कि 1 किलोग्राम किधर जाएगा, मैंने मान लिया नीचे जाएगा। अब नीचे जाएगा तो लेंथ को क्या करेगा? इंक्रीज, तो हमारे पास क्या आएगा? v2। ये डॉट भी लेंथ को क्या कर रहा है? इंक्रीज, प्लस वीपी, फिर हमारे पास क्या है? 0 बराबर 0। तो हमारे पास ये v2 किसके बराबर आ गया? माइनस ऑफ 2vp, क्या आ गया? और तो यहां क्या लिख सकता हूं? v2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2v1, ये लो, यानी v1 की अपोजिट डायरेक्शन में। अगर v1 नीचे जा रहा है तो जो v2 ऑब्जेक्ट है हमारे पास एक्चुअल में किधर जाएगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इधर जाएगा। और ये देख के भी पता चल रहा है भाई, ये 2 किलोग्राम है, ये 1 किलोग्राम, ये देख के भी पता चल रहा है। सिंपल सी बात है, अगर ये हमारे पास, अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, और ये भी ऊपर चलेगा धीरे धीरे, तो देख के भी आइडिया लग रहा है, तो भी हम लिख सकते हैं। तो भी हमें अगर नहीं पता एग्जैक्टली किधर मूव कर रहा है, तो भी हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल कर ये दे देगा। अरे भाई समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है क्या? तो हम क्या है, यहाँ से डॉट मेथड से हम क्या न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं? बिल्कुल, हम डॉट मेथड से न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन लो, इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। चलो अब एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाने के लिए था, अब एग्जांपल ही ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पुली है,
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पुली। ठीक है भाई, इसका मास हमारे पास कितना है, इसका मास हमने ले लिया 10 किलोग्राम। कितना ले लिया, 10 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर एक और पुली है, यहाँ पर हमारे पास एक और पुली है, इसके साथ अटैच है, ये लो भाई, इसके साथ ये ऐसे अटैच है, और यहाँ पर जो मास है वो है 1 किलोग्राम। ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रही है। ठीक है, तो मेरे को बताओ v2 की जो वेलोसिटी होगी, v2 ऊपर आएगी, तो v2 कितनी रफ्तार से ऊपर आएगी, v2 हमारी कितनी रफ्तार से ऊपर आएगी। तो डॉट मेथड, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, पुली है तो पुली की वेलोसिटी है, तो पुली कितने से जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, देख लेते हैं, मान लेते हैं पुली ऊपर जाएगा वीपी वेलोसिटी से, हमें नहीं पता, तो फर्स्ट रो, पहले वाली रो। ठीक है, क्या लगाएंगे, डॉट मेथड, डॉट मेथड। चलो भाई कैलकुलेट करो, तो डॉट मेथड लगाएंगे, तो ये नीचे जा रही है, लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज, तो 10 क्या जाएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव। दूसरा रेस्ट पर है 0, ये डॉट हमारा रेस्ट पर है 0, ये हमारे पास ऊपर जा रही है पुली, तो कितने से आएगी, रिड्यूस कर रही है, माइनस वीपी इज इक्वल टू 0, तो पुली कितने से आ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ आ रही, ये आ गया। अब सेकंड रोप लो भाई, सेकंड रोप कैसी है, व्हाइट रोप की अपन बात कर रहे हैं, व्हाइट रोप, डॉट मेथड लगाओ भाई, सेकंड रोप पर, व्हाइट रोप पर डॉट मेथड लगाओ, तो डॉट, ये एक डॉट, ये एक डॉट, ये एक डॉट, ये एक डॉट, लेंथ को क्या कर रहा है, डिक्रीज, माइनस v2। ठीक है, दूसरा हमारे पास कितना ऊपर जा रहा है, लेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज वीपी, लेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज वीपी, फिर क्या है, 0 बराबर 0, तो हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ वीपी किसके बराबर आ गया, v2 के बराबर आ गया। वीपी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, v2 कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, तो v2 ऑब्जेक्ट कितनी कितनी रफ्तार से ऊपर जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड से। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है तो 1 किलोग्राम है जो है वो हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ चलेगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है क्या, चलो भाई अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन लो। ठीक है, तो ये डॉट मेथड आपके बड़े काम का है। ठीक है, अब 2 सिस्टम हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कैसा भी पुली का स्ट्रक्चर आप निकाल सकते हो, आप एक्सेलरेशन भी सेम तरीके से निकाल सकते हो। यहां पर हमने वेलोसिटी निकाली है, तो वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन ले लो, रिजल्ट वही आएगा, रिजल्ट वही आएगा, इस वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन ले लो, a1 a2 ले लो, वही रिजल्ट आएगा भाई। ठीक है, चलो एक बार एक्सेलरेशन लेके दिखा देते हैं, एक बार एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये लो भाई, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन रहे ही ना, दिमाग में एक एग्जांपल करा ही देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल करा ही देते हैं, जैसे ये हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास है 1 किलोग्राम, ये ले लेते हैं 10 किलोग्राम, कितना ले लिया, 10 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ से एक और रस्सी जा रही है ऐसे, यहाँ पर एक और पुली है, और यहाँ से हमने अटैच कर दिया। ठीक है, कई ब्लू कलर का लेके, ठीक है, यहाँ पर एक हमारे पास है 1 किलोग्राम, और ये हमारे पास है 5 किलोग्राम, ये हमने मान लिया। ठीक है ना, और मान लेते हैं कि जो ये है कितने से आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन दे रखा है इसका 10 kg का। ठीक है, 5 kg हमारे पास कितने से जा रहा है, हमने मान लिया कि A2 जो जा रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, हमने ऐसा मान लिया, हमने ऐसा मान लिया भाई। इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, मास m1 m2 ले लेते हैं, इनका मास m1 m2 m3 ऐसे ले लेते हैं, m1 ये m2 और ये m3। ठीक है ना, और ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है ना, सेम कहानी यहाँ पर भी, यहाँ पर जो हमने ये वेलोसिटी ली है ना, ये ठीक है, 10 ना लेके यहाँ पर भाई, चलो 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 ऐसे ले लो, है ना, इसको 10 से गिरा दिया हमने, है ना, बाकी इनिशियल वेलोसिटी हमने ये दे दी, इसको मास m1 m2 m3 ले लिया। अब m3 जो है वो हमें नहीं पता किधर जाएगा, हमने मान लिया कि ये नीचे गिर रहा है, ये भी नीचे गिर रहा है, m3 हमारे पास रिलेटिवली किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, हमने a3 एक्सेलरेशन से मान लिया। हमें अब a3 की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, तो हम क्या लगाएंगे, सॉल्यूशन डॉट मेथड लगाएंगे। तो पहले कौन सी रो पे लगाएंगे, ग्रीन रो, ग्रीन रो पर हम क्या लगाएंगे, डॉट मेथड, क्या लगाएंगे, डॉट मेथड। भाई चलो, हमने ग्रीन रो पर डॉट मेथड लगाना है, तो जहां जहां ज्वाइंट है वहां, ये लो भाई, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, ये पुली कितने से ऊपर जाएगा नहीं पता, हमने मान लिया वीपी से जाएगा। ठीक है, अब ये नीचे जा रहा है, लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो a1 पॉजिटिव, अगला डॉट रेस्ट, अगला डॉट रेस्ट, वो ऊपर जा रहा है तो
तो किसी ना किसी एक्सेलरेशन से तो ऊपर जाएगा ये पुली। तो कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है नहीं पता, लेंथ को क्या कर रहा है रिड्यूस, माइनस एपी बराबर 0। तो एपी की वैल्यू कितनी आ गई A1 के बराबर, यानी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी पुली की जो एक्सेलरेशन है वो इतनी है। ठीक है, ये आ गया। अब ले लो भाई ये स्काई ब्लू, ठीक है, स्काई ब्लू, स्काई ब्लू डॉट, हमने कैसा ले लिया स्काई ब्लू डॉट, इस पर डॉट मेथड लगाओ, फिर लो ये डॉट ये डॉट ये डॉट ये डॉट, ये किधर जा रहा है नीचे, नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव, लेंथ इंक्रीज कर रही है A2। पुली भी किधर जा रहा है ऊपर, लेंथ को क्या कर रहा है इंक्रीज AP। फिर हमारे पास ये डॉट भी लेंथ को क्या कर रहा है इंक्रीज AP। अब लो भाई ये हमारे पास लेंथ को क्या कर रहा है डिक्रीज, तो माइनस A3 बराबर 0। ठीक है, तो हमारे पास आ गया भाई, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा बताओ भाई, A2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ AP माइनस A3 इज इक्वल टू 0। A3 की वैल्यू निकालनी, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ AP। A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यानी ये आ गया 2 प्लस में 2 इंटू में AP कितना है 10, तो कितना आ गया 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा A3 इतने से, ये लो भाई। तो जैसे वेलोसिटी निकाल रहे हैं वैसे ही हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है क्या? चलो भाई अगला क्वेश्चन, अब कैसा भी क्वेश्चन हो आप निकाल सकते हो, रिलेशंस निकाल सकते हो आपस में। अगला क्वेश्चन ले लो भाई, शाबाश, अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन है, ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, ये हमारे पास क्या है इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है इंक्लाइन प्लेन, है ना? ठीक है, चलो पहले एक आधा एग्जांपल और करा देते हैं इसका। ठीक है, चलो हम करा देते हैं ये वाला। ठीक है, ये लो एक ब्लॉक है ये, ठीक है ध्यान से देखिएगा, इस ब्लॉक के अंदर वेलोसिटी है हमारे पास, ये m1 मास है, वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी है v1, वेलोसिटी कितनी है v1। और एक ब्लॉक और है ये ना, ये हमारे पास दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक ये रहा m2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पर एक पुली और यहां पर भी है एक पुली। ठीक है, अब एक रस्सी ली हमने, ऐसे अटैच कर दी, ऐसे अटैच कर दी। ठीक है, v1 हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमें वेलोसिटी दे रखी है v1, और आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है v2 क्या हो। फाइंड आउट, फाइंड आउट वैल्यू, फाइंड आउट वैल्यू, वैल्यू ऑफ v2। ठीक है, v2 की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी बताओ। डॉट मेथड लगाएंगे, सिंपल सी बात है भाई। रस्सी कितनी है, एक रस्सी है ये पूरी पूरी एक रस्सी, यहां एक डॉट, यहां एक डॉट, यहां एक डॉट, यहां एक डॉट, यहां एक डॉट और यहां एक डॉट। अब ये पुली किसके साथ अटैच है m2 से, तो भाई इस m2 की जो वेलोसिटी होगी वही इस पुली की होगी। देखो इन दोनों के बीच में एक और रस्सी है, अगर आपको क्लियरिटी नहीं आती तो इसको ऐसे देखो, ये पुली और ये इसके बीच में ये एक रस्सी है, ये वाली ऑरेंज रस्सी। सबसे पहले ऑरेंज रस्सी की बात करो, किसकी बात करो ऑरेंज रोप, ऑरेंज रोप, हम ऑरेंज रोप की बात करते हैं भाई। तो ऑरेंज रोप के बाद देखो भाई ये कितने वेलोसिटी से, ये v2 से जाएगा और इस पुली की वेलोसिटी कितनी है नहीं पता vp, तो हम क्या लिखेंगे भाई, ये इधर जाएगा ना, लेंथ को क्या करेगा, लेंथ को डिक्रीज माइनस v2, और vp क्या करेगा, पुली इधर जाएगा लेंथ को इंक्रीज vp, तो ये किसके बराबर आ गया 0, तो v2 किसके बराबर आ गया vp। आप समझे जरा, मैं वही तो बता रहा हूं। दूसरी, ये पुली किसके साथ अटैच है, m2 ऑब्जेक्ट के साथ अटैच है ना, जो जितनी वेलोसिटी इसकी होगी इतनी वेलोसिटी इस पुली की होगी। चाहे इसको ऐसे समझो चाहे इसको देख के समझ लो, कैसे भी समझ लो भाई, है ना, समझ में आई बात। अब हम बात करते हैं किसकी, क्या कहते हैं हम, किसकी, येलो, येलो रोप की बात करते हैं। चलो भाई येलो रोप ले लो, डॉट मेथड लगा दो। ठीक है, ये डॉट है, लेंथ को क्या कर रहा है इंक्रीज प्लस v1, ये पुली लेंथ को क्या कर रहा है डिक्रीज माइनस vp, ये वाला डॉट लेंथ को क्या कर रहा है डिक्रीज माइनस vp। ठीक है भाई, अब ये वाला डॉट, अब देखो जितनी वेलोसिटी इसकी है उतनी ही वेलोसिटी इसकी होगी। अरे भाई इस पुली की भी तो उतनी ही होगी, है ना भाई, कितनी कितनी वेलोसिटी होगी भाई v1 देखो। अरे भाई इस पुली की कितनी होगी, मेरे को एक बात बताओ, इसकी अगर v1 है, इसकी अगर v1 है तो इस पुली की p1 बोल देते हैं। ठीक है, चलो
इसको हम बोल देते हैं वीपी डैश, इसको हम क्या बोल देते हैं, वीपी डैश, पुली को वीपी डैश। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अब देखो ये वाली लेंथ क्या कर रहा है, इंक्रीज, इंक्रीज कर रहा है, तो क्या आएगा हमारे पास, प्लस वीपी डैश। फिर अगला पॉइंट लिखो, ये वाला, ये भी क्या कर रहा है, इंक्रीज, प्लस वीपी डैश। ठीक है, आ गया, फिर जीरो, रेस्ट पर है, रेस्ट पर है जीरो। अब देखो हमने ये ऑरेंज रैप लगाया था, और एक हमारे पास ये कैसा है भाई, देखो ये पिंक है, पिंक रोप, देखो डार्क पिंक, ये हमारे पास डार्क पिंक है, तो डार्क पिंक कलर की तरफ देखो। ठीक है, तो भाई जितनी वेलोसिटी इसकी होगी, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ये कितने जा रहा है, v1 से, लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो क्या लिखूंगा, v1 माइनस वीपी डैश, वो डिक्रीज कर रहा है जीरो, तो v1 किसके बराबर आ गया, वीपी डैश के। ठीक है, ये लो भाई, एक ये है स्टार लिख दिया, एक ये है स्टार लिख दिया, इन दोनों के वैल्यू यहां पुट करो, v1 माइनस v2 माइनस v2 प्लस v1 प्लस v1 प्लस जीरो। ठीक है, कितना आ गया, 3v1 माइनस 2v2 बराबर जीरो। निकालना क्या हमें, v2 की वैल्यू निकालनी, v1 तो हमें दे रखा है 2v2 3v1, तो v2 3/2v1, लो भाई, v1 कितना दे रखा है, 10, कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड। v1 इंक्रीज करेगा, vp डिक्रीज करेगा, vp हमारे पास फिर से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, फिर ये लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज, प्लस vp प्लस vp, अगला क्या है जीरो, तो ये हमारे पास कितना है, v1 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 3v1 और ये 2v2। ठीक है, ये हमने v1 कितना है, 10, 30, 30/2, 15 मीटर पर सेकेंड। ये लो, ये सिंपल सा था, ये हमारे पास क्या था, सिंपल सा था भाई। ऐसे ऐसे आपको कांस्टेंट मोशन के अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए। ठीक है, आपको क्या आने चाहिए, कैलकुलेट करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, ये हमारे पास क्या है, इंक्लाइन प्लेन है भाई। ठीक है ना, और ये एक दीवार है, और इस दीवार के बीच में हमने एक रोड डाली हुई है। ठीक है, रोड ऐसे, ये दीवार के साथ अटैच है भाई, ये दीवार के साथ क्या है, अटैच है, ये दीवार के साथ क्या है, अटैच। दीवार के साथ क्या है, अटैच। ठीक है, ये एंगल हमारे पास कितना है भाई, ये एंगल है थीटा, मान लो ये एंगल कितना है, थीटा, थीटा कितना है, 37 डिग्री, हमने मान लिया। ठीक है, और जो ये इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास, ये वेलोसिटी जा रहा है v1 कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये इधर जाएगा, तो जो ये वाली हमारे पास है, ये वाली जो स्लाइड है, ये नीचे गिरेगी, और कितनी वेलोसिटी से नीचे गिरेगी, v2 से। तो आपको v2 की वैल्यू बतानी कि कितनी वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। ठीक है, जब भी दो सरफेसेस टच करें, ये स्पेशल केस है, ध्यान रखें, जब भी दो सरफेसेस टच करेंगे, तो उन दो सरफेसेस का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उन दो सरफेसेस का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, दो दो सरफेसेस टच कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पे एक टेंजेंट डालो, और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज नहीं होता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस बात को स्टार बना के लिख लीजिएगा। जब भी दो सरफेसेस टच करें, और रिलेटिव मोशन हमें निकालना हो, तो दो सरफेसेस जहां टच कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देख लिया जो है, उस पर क्या डाल दो, टेंजेंट, टेंजेंट डाल दिया, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज नहीं होता है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास क्या है, ध्यान से देखूंगा, तो ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पर क्या डालो, एक टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये डाला, दैट इज द टेंजेंट। अब इस टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर डालो, ये रहा हमारे पास परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर के अलोंग कंपोनेंट चेंज नहीं होगा,
इस परपेंडिकुलर के अलोंग कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और जो ये रोड है इसकी वेलोसिटी कितनी है v2। अब आपको ये बात पता है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा। अरे भाई ये एंगल भी थीटा बनेगा। अरे याद करो यार, आपने बहुत पढ़ा है, ठीक है, आपने बहुत पढ़ा है। आपको बता देता हूं, जैसे जैसे ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, सरफेस के नॉर्मल है, क्लियर है क्या, क्लियर। अब ध्यान से देखना भाई कैसे बनेगा ये थीटा। ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा, ठीक है, ठीक है, और एक लाइन ऐसे डालो, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा, ठीक है, और ये एंगल कितना बनेगा हमारे पास, ठीक है, 90 माइनस थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा। यार क्या ही कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखने जरा। हम परपेंडिकुलर डालेंगे सीधा, ये नॉर्मल है हमारे पास, ध्यान से देखो फिर से, ये हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है, तो ये एंगल क्या है, थीटा। तो मैंने क्या किया, एक एक हॉरिजॉन्टल ऐसे डाल दिया भाई, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये और ये पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्स लाइन है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया ये थीटा, ठीक है, ये और ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना बना, 90 माइनस थीटा। क्लियर है, क्लियर है भाई। ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना बना, थीटा, ठीक है, तो यही तो मैं लिख रहा हूं, तो ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा। और मैंने बोला जो परपेंडिकुलर, जो ये टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर है, इसके अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं बदलता। एक वेलोसिटी हमारे पास ये दे रखी है, दैट इज द v1। अगर ये थीटा है तो ये हमारे पास क्या बन गया, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। मैं क्या कह रहा हूं, दोनों ऑब्जेक्ट का वैल्यू जो जो ये जो टेंजेंट के नॉर्मल है, जो टेंजेंट के जो नॉर्मल डाला है, ये हमारे पास क्या थी, टेंजेंट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके हमने क्या डाला, टेंजेंट, ठीक है, ये डल गया, और उसके नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट होंगे वो चेंज नहीं हुए। तो इसका एक नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट लो, v1 का, तो v1 का नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट लेते हैं, तो v1 इजिकल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये कंपोनेंट लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, v1 कोस 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार v2 का एक कंपोनेंट लेंगे अपन, यहाँ पर क्या लेंगे, v2 का, तो v2 का कंपोनेंट इधर आएगा, तो कितना आएगा, v2 कोस थीटा, और दोनों क्या होंगे, सेम, तो v1 कोस 90 माइनस थीटा, और ये क्या है, v2 कोस थीटा, थीटा क्या है, 37, v1 कोस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, और ये आ गया v2 कोस थीटा, ठीक है, v1 साइन 37, और ये आ गया v2 कोस 37, ठीक है, 37 की वैल्यू दे रखे, v1 कितना है हमारे पास 10, साइन 37 कितना होता है हमारे पास 3/5, और ये कितना है v2, और ये कितना है, तो है 4/5, 5 से 5 कट गया हमारे पास, ठीक है, तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 30/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये रोड जो है इतनी वेलोसिटी से नीचे आएगा। अगर ये इंक्लाइन प्लेन 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, तो रोड हमारा कितनी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, इतनी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। तो जो नॉर्मल कंपोनेंट है ना, जो नॉर्मल, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो टेंजेंट डाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, जहां पर दो ऑब्जेक्ट के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, इस पर हम टेंजेंट डालेंगे तो ये टेंजेंट बनेगा, दैट इज द टेंजेंट। और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या डाल दो, नॉर्मल। इस नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं बदलता, तो इसका भी इस नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट लो, और इसका भी इस नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट लो। ये आ गया, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा है, तो v कोस 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोस कैसा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, कोस 90 के अबाउट क्या बन जाएगा, साइन, तो v1 साइन थीटा, और ये v2 कोस थीटा। थीटा कितना दे रखा, 37, ये लो। ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, एक HW है, करके लेके आना, उम्मीद है आप करके लाओगे। नेक्स्ट सेशन में इसी क्वेश्चन से अपन शुरुआत करेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाता है, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो, उसको सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। ये एंगल हमारे पास थीटा है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर है पुली, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक है, और ये ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे, ये है दीवार, ये ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड की तरफ जा रहा है v1 कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से, इंक्लाइन प्लेन 10 मीटर पर सेकंड से, और एक रस्सी हमारे पास ऐसे अटैच है,
ऐसे अटैच है। एक रस्सी जो है हमारे पास इस प्रकार से अटैच है, ये रही, ठीक है। तो आपको निकालना है फाइंड आउट वेलोसिटी, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक मास m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी बतानी है, नंबर एक। नंबर दूसरी, फाइंड आउट वेलोसिटी, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m, ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू वेज, वेज से ब्लॉक, वेज से ब्लॉक के रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। वेज का मास मान लेते हैं कैपिटल M, वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको ये कैलकुलेट करके लाना ही आपके लिए HW है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे, NLM पढ़ेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और फिर उसमें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, टेंशन फोर्स रस्सी में किधर आता है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपके पूरी मैकेनिक्स में काम आएंगी, ठीक है। आपको फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत छोटी छोटी बातें आने वाले अपकमिंग सेशंस में हम पढ़ते चलेंगे, धीरे धीरे हम चीजों को जानते हुए चलेंगे। आज का ये हमारा पहला सेशन था और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, आपको आनंद आया होगा, ठीक है। और आज हमने बेसिकली कंस्टेंट मोशन को जाना, और मैंने बताया कि कंस्टेंट मोशन क्या होता है, लिमिटेड टू मोशन। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन पर लिमिटेशन लगा दे कि भाई उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कर दे, हम क्या कर दे, उसके मोशन पर लिमिटेशन अप्लाई कर दे, जो मोशन पर ये लिमिटेशन अप्लाई करी गई है उस ऑब्जेक्ट के मोशन को कांस्टेंट मोशन कहते हैं। और जब भी हम ये लिमिटेशन लगाते हैं तो उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाता है, और वही हमने रिलेशन निकाले V1 और V2, A1 और A2 इनके बीच में, वही हमने चर्चा की है, ठीक है। और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की ताकि हम कैलकुलेट करना सीखें। और भी 2-4 एग्जाम्पल हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर करेंगे, और एक क्वेश्चन आपको HW दिया है तो प्लीज करके लाइएगा। और इसी के साथ सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे बच्चों यहीं से हम चीजों को कंटिन्यू करेंगे, और आपको आगे चल के और आनंद आने वाला है, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। हर चीज को बड़ी ही बारीकी से हम समझते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट सेशन में आपके सामने प्रेजेंट रहेंगे, नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं। नमस्कार।